सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या बोल सकते हैं आप चैप्टर डिस्कस करना शुरू करेंगे एंड दैट इज कंसोलिडेशन। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर जियोटेक का वेटेज 12 से 15 नंबर का है फॉर एग्जांपल, मतलब रहेगा इतनी अराउंड 12 से 15 नंबर के आसपास का जियोटेक रहता है आपका, मैंने बताया भी था शुरुआत में। तो उस 12 से 15 नंबर में कम से कम 2 से 3 नंबर तो इस चैप्टर के रहेंगे ही रहेंगे हर साल गेट में। तो 12 नंबर के वेटेज में 2 से 3 नंबर का वेटेज होना बहुत बड़ी बात होती है। तो कंसोलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक तरीके से आपका एक अलग सॉइल मैकेनिक्स अब चालू होगा। सॉइल मैकेनिक्स एक्चुअल में ना हम 3 पार्ट में देखते हैं, मतलब पढ़ना एक ही पार्ट में है पूरा, लेकिन कायदे से मैं उसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। एक पार्ट जो इससे पहले आपका हो चुका है, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ द सॉइल, फेज रिलेशनशिप्स, सॉइल क्लासिफिकेशन, परमिएबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज और उससे रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट्स पढ़े थे। ये एक पहला पैकेज था सॉइल का। अब एक दूसरा पैकेज चालू होगा आपका यहां से, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर थियरी, स्लोप स्टेबिलिटी और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक सेकेंड पैकेज सॉइल का। और तीसरा पैकेज रहेगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, जिसमें शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन पढ़ना रहता है। तो ये एक नए सिरे से एक नए सॉइल मैकेनिक्स की शुरुआत हो रही है। लेकिन इसमें एक बात ये भूलनी नहीं है आपको कि जैसे जैसे हम सॉइल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुराने सारे कंसेप्ट्स, फेज रिलेशनशिप, परमिएबिलिटी, सीपेज, ये सारे कंसेप्ट, सॉइल क्लासिफिकेशन, ये सारे कंसेप्ट यूज होते जाएंगे अब आगे। तो बीच में से कोई वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मुश्किल हो सकती है। इसीलिए शुरुआत से अगर आप देखेंगे चीजों को तो आप चीजों को इंटरलिंक भी कर पाएंगे, सब्जेक्ट को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में चीजें हैं क्या। खैर चलिए, तो आज शुरुआत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंसोलिडेशन की। हालांकि मैं सीधे कंसोलिडेशन की डेफिनेशन पे नहीं आऊंगा अभी, कंसोलिडेशन है टॉपिक का नाम हमारा, लेकिन ये चैप्टर का नाम है एक तरीके से। लेकिन अभी डायरेक्टली हम कंसोलिडेशन की डेफिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे, कुछ एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे इसका और फिर धीमे धीमे कंसोलिडेशन की डेफिनेशन तक हम लोग पहुंचेंगे, जैसा कि हम पुराने चैप्टर्स में भी करते आए थे। किसी भी चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने डायरेक्टली उस टॉपिक की या उस कंसेप्ट की डेफिनेशन डिस्कस नहीं की थी। हमने पहले उसके पीछे का एक बैकग्राउंड सेट किया था एंड देन धीमे धीमे हम खुद ब खुद उसकी डेफिनेशन तक पहुंचे थे। तो चलिए शुरुआत की जाए कंसोलिडेशन से। कंसोलिडेशन क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी बातें समय के साथ आपको समझ में आती जाएंगी। लेकिन एक जनरल बात, एक जनरल डिस्कशन से मैं चीजों को चालू करता हूं। आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये 2 टर्म्स तो बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में, सिविल इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन नाम के 2 टर्म्स आपके सामने आते रहे होंगे राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा। मैं अभी ये तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि गेट में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बीटेक में तो पढ़ा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा होगा, उसमें आपने कहीं ना कहीं स्ट्रेस स्ट्रेन देखा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा होगा उसमें आपने स्ट्रेस स्ट्रेन देखा होगा। जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट यूज होता था। वहीं से मैं थोड़ा सा डिस्कशन चालू करूंगा और धीमे धीमे हम पहुंचेंगे कंसोलिडेशन की डेफिनेशन तक, कंसोलिडेशन के मतलब तक। तो देखिएगा जरा, एक सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर में स्ट्रेस आता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर में स्ट्रेस आता है तो उसके अंदर में स्ट्रेन डेवलप होगा। बहुत बेसिक सा फैक्ट है ये कि इफ अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड, अगर किसी बॉडी को मैंने स्ट्रेस किया है या स्ट्रेस आया है किसी बॉडी पे, तो उस बॉडी के अंदर में स्ट्रेन डेवलप होगा। जरा इस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं और ध्यान से समझिएगा। तो मैं लिख रहा हूं कि whenever अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड, then strain will be developed. एक बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ऑलमोस्ट ये हर बॉडी के ऊपर में एप्लीकेबल है। चलिए, तो भैया स्ट्रेस अगर डेवलप हुआ है तो स्ट्रेन तो आएगा ही आएगा उस बॉडी में। चलिए यहां पर मैं 3 शब्दों की बात करता हूं, एक बॉडी, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन। इन 3 शब्दों पे मुझे गौर करना है यहां पर। अभी फिलहाल में क्योंकि मैं सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं
तो मेरे लिए बॉडी का मतलब तो सॉइल है। ठीक है ना, एक एक चीजों को अपन समझते चलते हैं। मेरे लिए बॉडी का मतलब क्या हुआ? मेरे लिए बॉडी का मतलब हुआ सॉइल। बॉडी का मतलब है सॉइल। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए सॉइल है। कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर बॉडी चेंज हो जाएगी। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो फ्लूइड हो जाएगा। कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल वाटर पढ़ोगे तो वाटर हो जाएगा। एक जनरल सी बात। तो बॉडी का मतलब तो यहां पर सॉइल है। स्ट्रेस का मतलब तो हम सबको मालूम है, लेकिन ये स्ट्रेस जो मेरी सॉइल के ऊपर में आ रहा होगा, कहां से आएगा? व्हाट आर द वेरियस रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ सॉइल? सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? याद करिए, जब मैंने आपको इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ाया था, जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ रहे थे, तो ये बातें मैंने आपको बताई थी कि हमारी सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आने के दो कारण बन सकते थे। एक, उस सॉइल का खुद का वेट, दूसरा उस सॉइल के ऊपर में किसी प्रकार का कोई सरचार्ज। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो स्ट्रेस आ रहा होगा, दिस स्ट्रेस विल बी ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल, और इट कैन बी ड्यू दी सरचार्ज। सरचार्ज बोल दीजिए, ओवरबर्डन बोल दीजिए, कोई कंस्ट्रक्शन बोल दीजिए। भैया सॉइल के ऊपर में कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उस कंस्ट्रक्शन का वेट भी तो मेरी सॉइल पे आएगा, तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। तो भैया ये मैं बोल सकता हूं कि मेरी ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है कि व्हेनेवर अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड देन द स्ट्रेन विल बी डेवलप्ड। किसी भी बॉडी के ऊपर में अगर स्ट्रेस आया है तो स्ट्रेन डेवलप होगा। बॉडी का मतलब मेरे लिए रहा सॉइल। स्ट्रेस का मतलब तो हमको पता है। स्ट्रेस ये आया कहां से? या तो सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल के कारण आएगा, या सरचार्ज के कारण आएगा, या इन दोनों के कारण भी आ सकता है। भाई ऐसा हो सकता है ना, सॉइल का सेल्फ वेट तो होगा ही होगा। मान लीजिए सॉइल के ऊपर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो स्ट्रेस सिर्फ सेल्फ वेट के कारण आएगा, और मान लीजिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो सेल्फ वेट प्लस उस कंस्ट्रक्शन दोनों के कारण में स्ट्रेस डेवलप होगा। ये बात भी समझ में आ गई। ये जो स्ट्रेन आएगा मेरी बॉडी में, बोले तो सॉइल में, ये स्ट्रेन मुझे किस रूप में दिखेगा, यही से कहानी चालू होगी। बॉडी का मतलब मुझे समझ में आ गया, सॉइल थी। स्ट्रेस क्यों आ रहा है ये भी मुझे पता है। अब इस स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन का मतलब हम पढ़ते आ रहे थे फर्स्ट ईयर से, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जनरली स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन जरूरी थोड़ी सिर्फ लेंथ चेंज हो रही होगी, उसका विड्थ भी चेंज हो सकता है। कोई सर्कुलर बॉडी है तो उसका डायमीटर भी चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेन। तो मेरी बॉडी मतलब सॉइल में जो स्ट्रेस आया वो किन कारणों से आया वो तो मैंने देख लिया। अब इस स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन आ रहा होगा मेरी बॉडी पे, मेरी बॉडी मतलब सॉइल पे जो स्ट्रेन आ रहा होगा मेरी सॉइल में, वो किस रूप में मुझे दिखेगा, यहीं से हमारी असली कहानी चालू होगी। तो याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेन है दिस विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल डिफॉर्मेशन। अभी इसको समझाऊंगा मैं आपको, वर्टिकल डिफॉर्मेशन। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो अभी फिलहाल में कहानी ये रही कि भैया बॉडी का मतलब सॉइल, इस सॉइल के ऊपर में आया स्ट्रेस, किन कारणों से आया वो लिखा हुआ है। इस स्ट्रेस के कारण आएगा स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन दिखेगा मुझे किस रूप में? वर्टिकल डिफॉर्मेशन के रूप में। अब कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि सर ये स्ट्रेन का मतलब वर्टिकल डिफॉर्मेशन कैसे है? सिर्फ वर्टिकली ही डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आएगी। तो जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो स्ट्रेन आ रहा है मेरी सॉइल पे, भैया बॉडी समझ में आ गया, स्ट्रेस समझ में आ गया, स्ट्रेन को समझना है। मैंने लिखा कि ये जो स्ट्रेन है दैट विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब कैसे ये स्ट्रेन मुझे वर्टिकल डिफॉर्मेशन के रूप में दिखेगा, इसी को हमको डिस्कस करना है यहां पे। जरा देखेंगे, तो मैंने कहा भैया मेरी बॉडी में स्ट्रेस आया, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आया, और ये जो स्ट्रेन आया, ये स्ट्रेन मुझे दिख रहा है सीन इन द फॉर्म ऑफ लिख दीजिए या सीन एज लिख दीजिए, एक ही चीज है, सीन एज वर्टिकल डिफॉर्मेशन।
इस पे जरा गौर करें, ये वर्टिकल डिफॉर्मेशन क्यों लिखा, क्यों मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेरी सॉइल में सिर्फ वर्टिकल डिफॉर्मेशन होगा। भैया मेरी सॉइल में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन हो सकता है, मैंने वो क्यों नहीं लिखा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिफॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा मैंने, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का डिफॉर्मेशन क्यों लिखा? इसके बारे में चीजों को समझिएगा जरा। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने कंसोलिडेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं करी है। चैप्टर नो डाउट कंसोलिडेशन का है, लेकिन उस कंसोलिडेशन की डेफिनेशन या कंसेप्ट तक पहुंचने से पहले हमको उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो वो ये बैकग्राउंड बन रहा है आपका। चलिए, तो इस वर्टिकल डिफॉर्मेशन को देखिएगा। ये जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन आ रहा है, ये जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन आ रहा है, अभी आपको और कंफ्यूज करता हूं मैं। इस वर्टिकल डिफॉर्मेशन को मैं एक और नाम से जानूंगा। इस वर्टिकल डिफॉर्मेशन को मैं बोलूंगा वॉल्यूम चेंज के रूप में भी। अब आप बोलोगे ये कैसे? वर्टिकल डिफॉर्मेशन वॉल्यूम चेंज के जैसा कैसे हो सकता है? स्ट्रेन मुझे दिख रहा है वर्टिकल डिफॉर्मेशन के रूप में, और मैंने कहा कि वर्टिकल डिफॉर्मेशन को मैं वॉल्यूम चेंज के नाम से भी जानूंगा सॉइल मैकेनिक्स में। सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ सॉइल के लिए, बाकी किसी बॉडी के लिए ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है ना? तो ये जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन है, इसी वर्टिकल डिफॉर्मेशन को मैं वॉल्यूम चेंज के रूप में भी जानूंगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो इसका रीजन जानिएगा जरा, इसका रीजन सुनिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिकॉज वी कंसीडर दैट सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट। क्योंकि हम सॉइल को सेमी इनफाइनाइट मानते हैं। फिर एक नया चीज आ गई। अब ये सेमी इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट तो सुना है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या? इनफाइनाइट का आधा। सेमी का मतलब तो यही होता है, सेमी इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट बाय 2। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मतलब है समझिएगा। फिर से एक बार कोरिलेट करिए। मेरी बॉडी थी सॉइल, सॉइल में आया स्ट्रेस। क्यों आया? सेल्फ वेट या फिर सरचार्ज के कारण। उस स्ट्रेस के कारण जनरेट हुआ स्ट्रेन। वो स्ट्रेन मुझे दिखेगा वर्टिकल डिफॉर्मेशन के रूप में, और ये वर्टिकल डिफॉर्मेशन को मैं वॉल्यूम चेंज के रूप में भी बोल सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि भैया मेरी सॉइल सेमी इनफाइनाइट है। अब फिर एक नया टर्म आया यहां पर, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? तो समझिएगा, आपको अभी ये सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। जैसे ही मैं आपको ये सेमी इनफाइनाइट का मतलब बताऊंगा, आपको ये वर्टिकल डिफॉर्मेशन भी समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम चेंज भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। इस सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझते हैं जरा। देखिएगा भैया, ये मेरा एक ग्राउंड लेवल है, सपोज करिए दिस इज द ग्राउंड। ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। इसके नीचे जाऊंगा तो सॉइल मिलेगी। यहां पर भी सॉइल है नो डाउट। इसके नीचे जैसे जैसे जाता जाऊंगा सॉइल मिलेगी। अब जरा आप गौर करें, किसी मैदान पे जाके खड़े हो जाइएगा और मैदान के चारों तरफ अपनी नजर उठा के देखिएगा, तो आप फील कर पाएंगे कि भैया इसका ये जो एरिया है जहां पर आप खड़े हैं वो तो इनफाइनाइट है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक मिट्टी ही मिट्टी है ऐसा। भले उसके ऊपर में घर बन गया वो बात अलग है, लेकिन बना तो मिट्टी पे ही है। जो ग्राउंड आप देख रहे हैं वो ग्राउंड तो जहां तक आपकी नजर जा रही वहां तक सॉइल ही सॉइल दिख रही है आपको। दैट मीन्स दिस एरिया इज इनफाइनाइट। लेकिन जैसे ही आप इस ग्राउंड से नीचे जाओगे, मतलब मैं डेप्थ की बात करूं अगर, तो ये जो डेप्थ होगी सॉइल की ये तो फाइनाइट होगी। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, चलो आपकी माने 500 मीटर, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी। 1 किलोमीटर, इससे ज्यादा तो नहीं। ग्राउंड से 1 किलोमीटर नीचे तक ही मान लूंगा, मोटा मैं तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं 1 किलोमीटर, उसके बाद तो ग्राउंड वाटर मिल जाएगा। तो ये जो डेप्थ मिल रही है मुझे सॉइल की ये तो फाइनाइट होगी ना भैया, ये तो फाइनाइट होगी कि नहीं होगी? बोलिएगा। ये मेरा ग्राउंड था, यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है। मैंने यहां पर अपनी नजर दौड़ाई, आगे पीछे अगल बगल दाएं बाएं हर जगह नजर दौड़ाई, सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिख रही है। तो ये वाला डायमेंशन तो इनफाइनाइट है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड के नीचे देखूंगा,
ग्राउंड के नीचे जाऊंगा ड्रिल करके, बोर करके, तो ये जो डेप्थ मिलेगी मुझे सॉइल की, दैट विल बी फाइनाइट, वो फाइनाइट होगी। तो भैया ये डायमेंशन इनफाइनाइट है और ये डायमेंशन फाइनाइट है, मतलब एक डायमेंशन तो आपको इनफाइनाइट मिल रहा है और दूसरा डायमेंशन आपको फाइनाइट मिल रहा है, इसीलिए मैं सॉइल को सेमी इनफाइनाइट कहता हूं। देयरफॉर द सॉइल इज कॉल्ड सेमी इनफाइनाइट, इसीलिए मैं सॉइल को सेमी इनफाइनाइट बोलता हूं। अब जरा बात बताइएगा भैया, इस सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आया है, क्यों आया है स्ट्रेस वो आपको पता है। इस सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आया है तो आप अब खुद समझ पा रहे होंगे, क्या इस डायमेंशन में कोई चेंज आएगा? क्या इस डायमेंशन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। जिस डायमेंशन में चेंज आएगा वो तो सिर्फ डेप्थ है, क्योंकि फाइनाइट है ना। इनफाइनाइट डायमेंशन में क्या ही चेंज ले आओगे आप? इनफाइनाइट डायमेंशन में क्या ही चेंज ले आओगे आप? बात समझिएगा। तो इस डायमेंशन में तो कोई चेंज नहीं आना है। सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आया खुद के वेट के कारण या किसी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के कारण, तो उस स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो मुझे सिर्फ इस डेप्थ में चेंज के रूप में दिखेगा। इस डायमेंशन में तो कोई भी चेंज नहीं होना है, सिर्फ डेप्थ में चेंज दिखेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल डिफॉर्मेशन। सिर्फ वर्टिकल डिफॉर्मेशन मिलेगा, इस डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन सॉइल का नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में सॉइल का डिफॉर्मेशन दिखेगा। क्योंकि जो वर्टिकल डायमेंशन है सॉइल की, दैट मींस द डेप्थ, सिर्फ वही फाइनाइट है। हॉरिजॉन्टल वाली जो डायमेंशन है वो तो इनफाइनाइट है। अब आप बोलोगे कि सर वर्टिकल डिफॉर्मेशन को वॉल्यूम चेंज कैसे बोल रहे हो? भैया इस सॉइल का वॉल्यूम जरा मुझे बताओगे क्या होगा? दैट विल बी एरिया इनटू डेप्थ। ये डेप्थ को चलिए मैं जेड बोल दे रहा हूं। इस सॉइल का मतलब इस सेक्शन पे जो भी सॉइल होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए इंटू जेड। वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू जेड, जिसमें से एरिया तो इनफाइनाइट है भैया, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो चेंज आएगा वो तो सिर्फ जेड में आएगा। तो जेड के चेंज के कारण वॉल्यूम में चेंज होगा, एरिया के कारण वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा आपके। इसीलिए चाहे मैं वर्टिकल डिफॉर्मेशन बोलूं चाहे मैं वॉल्यूम चेंज बोलूं, एक ही बात है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी अब कि मैं ये क्यों बोल रहा था कि मेरी सॉइल में आने वाला जो स्ट्रेन है वो वर्टिकल डिफॉर्मेशन के रूप में दिखेगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्लियर? सिर्फ डेप्थ में चेंज होगा, डेप्थ में चेंज मतलब वर्टिकल डिफॉर्मेशन, और क्योंकि एरिया इनफाइनाइट है, ओवरऑल वॉल्यूम ये रहा मेरी सॉइल का, इसमें से सिर्फ चेंज क्या होगा? जेड चेंज होगा। जेड के चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज होगा। भैया मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल इज ए इंटू जेड, तो एनी चेंज इन द वॉल्यूम विल बी सीन एज एरिया इंटू डेल्टा जेड। बोलो भैया, एनी चेंज इन द वॉल्यूम विल बी सीन एज एरिया इंटू डेल्टा जेड। तो चाहे मैं वर्टिकल डिफॉर्मेशन बोलूं चाहे मैं वॉल्यूम चेंज बोलूं, एक ही तो बात है। क्योंकि वर्टिकल डिफॉर्मेशन आएगा तो ही वॉल्यूम में चेंज होगा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम में अगर चेंज हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है? वर्टिकल डिफॉर्मेशन के कारण ही हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो फाइनली हमारे पास एक बात आई कि भैया मेरी सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आया और ये स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आया, और ये स्ट्रेन मुझे दिखा सीन एज वर्टिकल डिफॉर्मेशन। ये स्ट्रेन मुझे वर्टिकल डिफॉर्मेशन के रूप में दिखा। इस वर्टिकल डिफॉर्मेशन को मैंने एक और नाम से जाना, दैट इज वॉल्यूम चेंज। और आपको पता है इस वॉल्यूम चेंज को मैं एक और नाम से जान सकता हूं, सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। सॉइल का सेटलमेंट। भैया जेड चेंज होगा ना, सॉइल की डेप्थ चेंज हो रही है, एरिया में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? डेप्थ चेंज हो रही है। तो डेप्थ में चेंज मतलब वर्टिकल डिफॉर्मेशन, वर्टिकल डिफॉर्मेशन मतलब वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में चेंज मतलब सेटलमेंट। तो ये तीनों टर्म सेम है, चाहे मैं वर्टिकल डिफॉर्मेशन बोलूं चाहे मैं वॉल्यूम चेंज बोलूं
चाहे मैं सेटलमेंट बोलूं, ऑल द थ्री थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम फॉर अ सॉइल, सिर्फ सॉइल के लिए। बाकी दूसरी किसी बॉडी के लिए तीनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं। सॉइल के लिए तो वर्टिकल डिफॉर्मेशन बोले, चाहे वॉल्यूम चेंज बोले, चाहे सेटलमेंट बोले, ये तीनों बातें सेम है। तो ये बेसिक आइडिया लगा। अभी तक कंसोलिडेशन नाम की कोई भी चीज आई नहीं है हमारे डिस्कशन में, लेकिन हाँ सॉइल के साथ क्या हो रहा है ये धीमे धीमे आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आया था, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आया, स्ट्रेन दिखा मुझे वर्टिकल डिफॉर्मेशन के रूप में, इस वर्टिकल डिफॉर्मेशन को ही मैंने वॉल्यूम चेंज और सेटलमेंट के नाम से भी जाना। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई आपको। अब अगला चीज हमको जो समझनी है कि ये जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन या वॉल्यूम चेंज या जो सेटलमेंट आ रहा है, इनके पीछे कारण क्या था। एक कारण तो स्ट्रेस है, एक कारण तो स्ट्रेस है, इसके अलावा भी तो कुछ कारण हो सकते हैं। ये जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन मेरी सॉइल में दिख रहा है, इनके पीछे, इस वर्टिकल डिफॉर्मेशन बोले तो सेटलमेंट बोले तो वॉल्यूम चेंज के पीछे कारण क्या क्या है, जरा देखते हैं। तो मैं बात करता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, कुछ भी बोल दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज बोल दीजिए, या फिर वर्टिकल डिफॉर्मेशन बोल दीजिए, या फिर सेटलमेंट बोल दीजिए। तीनों चीजें सेम है मेरे लिए सॉइल के केस में। तो मैं बात करने जा रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉल्यूम चेंज, या फिर वर्टिकल डिफॉर्मेशन, या फिर सेटलमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो मेरे सॉइल के वर्टिकल डिफॉर्मेशन या फिर दूसरा नाम सेटलमेंट या फिर वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो पहला फैक्टर तो भैया साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है, दैट इज स्ट्रेस। दिस स्ट्रेस विल बी ड्यू टू सेल वेट और एक्सटर्नल लोडिंग, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई सरचार्ज है, या फिर कोई ओवरबर्डन है, उसी के कारण तो स्ट्रेस आएगा। सो दिस स्ट्रेस विल बी ड्यू टू द सेल वेट, या फिर सेल वेट किसका, सॉइल का, सेल वेट ऑफ सॉइल, या फिर सम एक्सटर्नल लोडिंग। दूसरा जो फैक्टर हो सकता है इस सॉइल के अंदर में वर्टिकल डिफॉर्मेशन आने का, समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, मोबाइल ही मानिए इसको, ये मोबाइल है, इस मोबाइल के ऊपर में मैंने स्ट्रेस लगाया, इस मोबाइल के ऊपर में मैंने स्ट्रेस लगाया, तो क्या गारंटी है कि इस बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। ये लगाया मैंने स्ट्रेस, लो ये लो, दबा रहा हूं मैं, आपके सामने करके दबाता हूं, ये लीजिए, ये दबा रहा हूं इसको, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इस बॉडी की भी तो कोई एक प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण इसके अंदर में वर्टिकल डिफॉर्मेशन आएगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। भैया एक सिंपल सी बात समझिएगा, एक पत्थर के ऊपर में स्ट्रेस लगाना चालू कर दो, एक बड़ी सी चट्टान है उसके ऊपर में स्ट्रेस लगा दिया आपने कोई एक्सटर्नल लोडिंग लगा के, क्या उसके अंदर में वर्टिकल डिफॉर्मेशन मिलेगा? आप शायद बोलेंगे हां सर शायद नहीं मिल पाएगा रॉक के ऊपर में। तो सिर्फ स्ट्रेस का आना ही वर्टिकल डिफॉर्मेशन का होना, मतलब स्ट्रेस के आने के कारण ही वर्टिकल डिफॉर्मेशन होगा, इसकी गारंटी नहीं है। जो स्ट्रेस आ रहा है वो तो एक एक्सटर्नल एजेंसी के कारण आ रहा था, लेकिन अगर मेरी बॉडी के पास कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो इस स्ट्रेस के कारण मेरी बॉडी में वर्टिकल डिफॉर्मेशन या फिर सेटलमेंट देखने नहीं मिलेगा। आप एग्जांपल सोच सकते हैं, एक पत्थर के ऊपर में लगाते रहो स्ट्रेस, आप कोई वर्टिकल डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको वहां पर। क्लियर है बात? तो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड फैक्टर इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी किसकी? सॉइल की, सॉइल की प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है ये प्रॉपर्टी। तो भैया एक तो स्ट्रेस जो एक्सटर्नल एजेंसी के कारण आ रहा था, दूसरा जिस बॉडी के ऊपर में स्ट्रेस आ रहा था बोले तो सॉइल, उस सॉइल की भी तो कोई प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी हमको। स्ट्रेस, सिर्फ स्ट्रेस का आना इज नॉट अ गारंटी फॉर द जनरेशन ऑफ वर्टिकल डिफॉर्मेशन। हां, यह तय है कि स्ट्रेस आए बिना वर्टिकल डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, लेकिन
स्ट्रेस के आने से वर्टिकल डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो स्ट्रेस तो आ गया मेरी सॉइल के ऊपर में, लेकिन अगर मेरी सॉइल के पास कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब बताऊंगा मैं भी आपको, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती तो मेरी सॉइल के अंदर में वर्टिकल डिफॉर्मेशन नहीं आता, चाहे कितना भी वर्टिकल स्ट्रेस लगा दो आप, चाहे कितना भी स्ट्रेस लगा दो, अगर मेरी सॉइल के अंदर में कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसके अंदर में वर्टिकल डिफॉर्मेशन या फिर वॉल्यूम चेंज या फिर सेटलमेंट देखने नहीं मिलेगा। सो ये जो कंप्रेसिबिलिटी है ये क्या होता है, इस कंप्रेसिबिलिटी सॉइल के अंदर में किस तरीके से देखी जाएगी, सॉइल के अंदर में ये कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी कहां से आई है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन रहेगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और धीमे धीमे हम कंसोलिडेशन की डेफिनेशन और कंसेप्ट तक पहुंच रहे हैं। अभी तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि मेरी सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आया और स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आया, वो स्ट्रेन मुझे दिखा वर्टिकल डिफॉर्मेशन के रूप में या फिर वॉल्यूम चेंज के रूप में या फिर सेटलमेंट के रूप में। वर्टिकल डिफॉर्मेशन को मैंने वॉल्यूम चेंज या फिर सेटलमेंट क्यों कहा, उसका रीजन मैंने आपको समझाया, क्योंकि मैं मेरी सॉइल को सेमी इनफाइनाइट मानता हूं। अब ये जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन आ रहा था, इसके पीछे कारण दो बने। स्ट्रेस आना तो जरूरी था, क्योंकि बिना स्ट्रेस आए वर्टिकल डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस के आने से वर्टिकल डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। वर्टिकल डिफॉर्मेशन आने के लिए स्ट्रेस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस बॉडी के ऊपर में ये स्ट्रेस आ रहा था, उस बॉडी का कंप्रेसिबल होना भी जरूरी है। नहीं तो पता चले पत्थर के ऊपर में स्ट्रेस लगाते बैठ जाइए, साल भर बाद भी आपको उसके अंदर में कोई वर्टिकल डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। स्ट्रेस तो लगा रहे हो आप, लेकिन उसके बाद भी वर्टिकल डिफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो वर्टिकल डिफॉर्मेशन इज अ नेसेसरी फैक्टर फॉर द जनरेशन ऑफ स्ट्रेस, लेकिन उस वर्टिकल स्ट्रेस के साथ साथ, सिर्फ स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, उस स्ट्रेस के साथ साथ उस बॉडी का जिसके ऊपर में ये स्ट्रेस आ रहा था, उस बॉडी का कंप्रेसिबल होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये कंप्रेसिबल क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।